Hello everyone. We are going to see important news snippets from The Hindu as well as one article from Indian Express dated 5th July 2026 starting with our first article. GS1 से रिलेट करेंगे, सोसाइटी से रिलेट करेंगे, विमेन से रिलेट करेंगे. पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 रिपोर्ट में हम दो चीज़ें देखेंगे. एक हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरी हमारे पास नेगेटिव है. पॉजिटिव में अर्बन प्रीमियम की बात करते हैं, विमेन से रिलेटेड है. तो अर्बन प्रीमियम का क्या मतलब हुआ? बेटर सैलरीज एंड रेगुलर वर्क फॉर विमेन. अगर वो अर्बन सिटीज़ में माइग्रेट कर जाते हैं तो उनको बेटर सैलरीज मिलती हैं एंड रेगुलर वर्क मिलता है एज़ कम्पेयर टू टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़. मतलब कि ईजिली अवेलेबल होगा वर्क. तो जो भी अर्बन इकोनॉमिक हब्स हैं जैसे कि बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ पे एडवांटेज मिलती है फीमेल वर्कफोर्स को क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. लेकिन अगर ये अर्बन प्रीमियम है तो हमारे पास एक नेगेटिव चीज़ आती है. ये आप गेस कर ही सकते हो, सैलरीज. डिस्पाइट अगर वो अर्बन में काम कर रहे हैं, उनके सेम टू सेम क्वालिफिकेशंस हैं, सेम स्किल्स हैं और सेम करियर रोल्स हैं, फिर भी विमेन की सैलरी कम है एज़ कम्पेयर टू मेन. यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटाज गिवन है जिनको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसको हम यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज एम्प्लॉयड इन रेगुलर जॉब्स. अगर हम विमेन की बात करें तो मिलियन प्लस सिटीज़ में दे आर 65% एंड अर्बन इंडिया ओवरऑल बात करें तो 50% वर्कफोर्स किसकी है? विमेन की. यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो मेन का और विमेन का. मेन मिलियन प्लस सिटीज़ में कम है, 56% है, एंड विमेन इज़ 10% मोर, मतलब कि 65%. ये डेटा हम कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं. लेकिन फिर से आ जाता है हमारे पास पैराडॉक्स. पैराडॉक्स क्या है? इनकम फिर भी ज़्यादा नहीं है. दो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे पैराडॉक्स में कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा है लेकिन हमारे पास वेज गैप भी ज़्यादा है. और सेकंड, लीडरशिप रोल्स, वर्टिकल सेग्रीगेशन है. हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल की जॉब्स में ज़्यादा विमेन कंसंट्रेटेड हैं, बट अगर हम एग्जीक्यूटिव लेवल, डायरेक्टर लेवल की जॉब्स देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तक की पोजीशंस देखें, मेन ऑक्यूपाई दीज टॉप टायर्स. नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, हेल्थ से रिलेट करेंगे. इसको आप यूज़ कर सकते हो जब भी क्वेश्चन आता है फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, इंडियन की मार्केट के ऊपर या फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर. तो आप इसमें प्रॉब्लम्स में ये बता सकते हो. बहुत अच्छा पॉइंट है. कंटेक्स्ट क्या है? डिमांड आई है, हमें ओवरहॉल करना है, मतलब हमें अपडेट करनी है नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन. अब यहाँ पे क्या लिखा है? नेशनल लिस्ट, मतलब कोई लिस्ट होगी मेडिसिन की और ये असेंशियल मेडिसिन है. अगर ऐसी हम कोई लिस्ट निकाल रहे हैं इसका मतलब यही है कि हम उसके ऊपर रेगुलेशंस रखना चाहते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दैट सिंस 2022 हमने ये लिस्ट को अपडेट नहीं किया. उसके बाद हमारे पास कोविड का इफेक्ट भी आया. उसके बाद हमारे पास अब न्यू डिसीजेज आ रही हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कैंसर के बारे में. देन हमने और डिस्कस किया था नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में. तो अगर हम इसको अपडेट नहीं करेंगे तो फिर लोगों को बेनिफिट नहीं पहुंचेगा. तो यही है कि हमारे पास अभी भी 384 मेडिसिन हैं इसमें, लेकिन अभी सिनेरियोस जो हैं वो चेंज हो चुके हैं. हमारे पास एडवांस्ड लाइफ सेविंग थेरेपीज आ चुकी हैं और यहाँ पे ये मेडिसिन को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, जैसे कैंसर मेडिसिन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़. नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन क्या है? कौन प्रिपेयर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. और इसमें क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल हेल्थ केयर नीड्स, एंड ये मोस्टली फ्री होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. अगर आपके पास ये लिस्ट अपडेटेड नहीं है तो ये जितनी भी मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं ये महंगी बिकेगी प्राइवेट मार्केट में, क्योंकि अभी हमारे पास ये लिस्ट नहीं है तो फिर गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करेगी फ्री में. इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले प्राइस सीलिंग के लिए, क्योंकि अगर हम ये वाली लिस्ट में कोई भी मेडिसिन रख देते हैं तो वो शेड्यूल्ड ड्रग बन जाएगी. और फिर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज़ की प्राइसिंग को कंट्रोल करेंगे. सेकंड है, अगर ये मेडिसिन इस लिस्ट में नहीं है तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा. एंड थर्ड है गवर्नमेंट की हॉस्पिटल सप्लाईज. तो लैक ऑफ स्टॉक जो होगा तो उससे लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है. ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करें, हम इसको क्यों अपडेट करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि WHO की मॉडल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि एवरी 2 ईयर्स आपको वो अपडेट करनी है, और हमने सिंस 2022 से उसको अपडेट नहीं किया. तो ये स्टैंडर्ड्स में भी प्रॉब्लम आ रहा है. और सेकंड बात करें तो WHO ने टाइम टू टाइम ये अपडेशंस देने के बाद अभी उनके पास 523 मेडिसिन इंक्लूडेड हैं, बट हमारे पास अभी भी 384 मेडिसिन हैं और वो भी एडवांस्ड लाइफ सेविंग मेडिसिन को नहीं कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, गवर्नेंस से रिलेट करेंगे. इसको हम यूज़ करेंगे विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एंड स्पोर्ट्स में. एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू वी कैन यूज दिस एग्जाम्पल इन एसेस. सो व्हाट इज द न्यूज़? न्यूज़ इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इंट्रोड्यूस की है रिटर्न टू प्ले, मतलब कि रिटर्न टू प्ले पोस्ट प्रेगनेंसी. इसका क्या मतलब हुआ? कि दोबारा से आप खेल सकते हो आफ्टर प्रेगनेंसी. ये ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि हम एड्रेस कर रहे हैं मदरहुड पेनल्टी इन स्पोर्ट्स. बैलेंस होगा मदरहुड भी और साथ में प्रोफेशनल स्पोर्ट भी. जैसे हम किरण इनिशिएटिव है हमारे पास स्टेम इंडस्ट्रीज़ को लेकर,
वैसे ही हम अलग अलग जगह पर विमेन की पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर रहे हैं सो दैट कि उनको अगर प्रेगनेंसी के बाद दोबारा से इंटीग्रेट होना है तो उनको डिफिकल्टी ना आए। इसमें वो कैसे सपोर्ट करेंगे, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड जो प्लेयर है और बोर्ड है, एक बोर्ड बनाया उन्होंने जिसको आप रिपोर्ट कर सकते हो, तो इनमें कम्युनिकेशन बढ़ेगा और साथ में विमेन विल बी इनकरेज्ड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। और ऐसे अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे रूल्स हैं। मॉडरेट लेवल पे हमारे पास न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इवन पाकिस्तान को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी डेडिकेटेड पॉलिसी इंडिया में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से हम सीख कर अपने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पे तो वुमेन को ही क्रिकेट खेलने की मंजूरी नहीं है। तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हम क्रिटिकल दिखा सकते हैं कि इंडिया को भी नीड है ऐसी पॉलिसी इंटीग्रेट करने की। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट करेंगे। सबसे पहले हम कुछ सिटीजनशिप रूल्स देखेंगे USA के। बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। सिटीजनशिप पहले हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड थी टू फ्री वाइट पर्सन्स, 1790 का लॉ था। उसके बाद जब ड्रेड स्कॉट केस हुआ 1857 में, तो हमने डिनाई कर दी सिटीजनशिप टू ब्लैक पीपल। बट फिर उसके बाद आपको पता है स्लेवरी बैन हुई विद 13th अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कंपैरिजन पूछ लेते हैं वो इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम से। तो 13th अमेंडमेंट पास की जिसमें हमने अबॉलिश कर दी स्लेवरी को। सिविल्स राइट्स एक्ट आया 1866 में। एंड फिर USA ने इंट्रोड्यूस किया 14th अमेंडमेंट 1868, जिसमें उन्होंने बोला कि सिटीजनशिप प्रोवाइड होगी। किस किस को होगी? सिटीजनशिप हर किसी को होगी जो भी US की सॉइल पे बर्थ लेता है। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि ये वाला जो प्रोविजन है वो रॉन्गफुली यूज़ हो रहा था, ये मिसयूज़ हो रहा था वाया बर्थ टूरिज्म। लोग जाते थे वहाँ पे, बर्थ होता था बच्चे का तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती थी, तो इससे प्रॉब्लम आ रही थी। तो ट्रंप ने अपने इलेक्शंस के दौरान ये बोला कि मैं ये है इसको कर्ब करने के लिए कुछ ऑर्डर्स लेकर आऊँगा। तो वैसे ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि ये जो ऑर्डर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। US सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है कि बर्थ होता है तो आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड होगी अंडर 14th अमेंडमेंट। सो एनीवन बोर्न ऑन USA सॉइल इज अ सिटीजन, ठीक है, एंड सपोर्टेड बाय इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट 1952। लेकिन एक्सेप्शंस हैं इसमें। एक्सेप्शंस ये हैं कि फॉरेन डिप्लोमेट्स के जो चिल्ड्रन हैं उनको नहीं मिलेगी सिटीजनशिप एंड इन्वेडिंग फोर्सेस को नहीं मिलेगी। तो फिर ये एक लूप बन जाएगी, बर्थ टूरिज्म फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब आपके पास वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो वीज़ा अपॉइंटमेंट में जब वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, अगर उसको डिटेक्ट होता है कि आपका जो पर्पस है US सिटीजनशिप गेन करने के लिए आप बर्थ टूरिज्म कर रहे हैं, तो आपका वीज़ा डिनाई भी हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS3 से रिलेट करेंगे, साइंस एंड टेक से रिलेट करेंगे। इसको हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, बस इसके ऊपर अब अपडेट है वो देखते हैं। CERN आपको पता है क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अब इसने बोला है कि इसने क्या बनाया था? इसने बनाया था लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। लेकिन अब अपडेट ये है कि ये 4 साल के लिए ये कोलाइडर को बंद करने वाले हैं, क्योंकि अब इसको अपडेट करने वाले हैं वो हाई ल्यूमिनोसिटी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के तौर पे, ठीक है। पहली अपडेट ये है। दूसरा, वो फोकस कर रहे हैं 91 किलोमीटर फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर बनाने का। हमें याद है कि ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की वजह से हमें क्या मिला था? हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड पीस फोरम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये फ्रंट पेज पे अवेलेबल है। अभी इसका 14th एडिशन चाइना में हुआ है और हमारे एनवॉय दैट इज विक्रम दोराईस्वामी ने पार्टिसिपेट किया। ये प्रमोट करता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ये हमारे पास कीवर्ड आ जाता है, IR में हम काफ़ी यूज़ करते हैं और ये एग्जांपल IR में चले जाएगी कि हम कोलैबोरेशन करने के लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और एग्जांपल हमने अभी रिसेंटली क्या अटेंड किया? वर्ल्ड पीस फोरम, जो किसने कराया था? चाइना ने कराया था। अब यहाँ पे एक जो चीज़ें देखनी है, एक तो हमने इस फोरम के बारे में देखना है क्या हुआ, थोड़ी सी डेवलपमेंट देखें। तो विक्रम दोराईस्वामी दैट इज़ हमारे जो एनवॉय है, उन्होंने क्या बोला कि हमें चाइनीज़ मार्केट को भी ओपन होना चाहिए फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। एंड ऑल्सो जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान ने मीडिएशन में काम किया लेकिन इंडिया ने क्या किया, तो उनका जवाब ये था कि आप इंडिया के रोल को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं कर सकते हो। इंडिया जो करता है देश के लिए और दुनिया के लिए वो काफ़ी अलग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब हमें जानना क्या है कि वर्ल्ड पीस फोरम जो है वो 2 तरीके की है। एक चाइना कराता है और दूसरा लक्समबर्ग में होती है, ठीक है। इनके पार्टिसिपेंट्स अलग हैं और ये नेचर में भी अलग हैं। तो मतलब हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें लगेगा, मुझे भी यही लगा था दैट 14th एडिशन हुआ है ये वाली का, लेकिन नहीं, चाइना की फॉरम अलग है एंड लक्समबर्ग वाली अलग है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो हमारे पास जो लक्समबर्ग की फॉरम है कब फाउंड हुई थी? 2006 में। इनका जो प्राइमरी बेस है वो लक्समबर्ग ही है और इनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादातर पीस एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, NGOs एंड मेन आउटकम क्या है? द लक्समबर्ग
पीस प्राइज़ प्रोवाइड किया जाता है। आई थिंक इसको रिसेंटली श्री रवि, मे बी आप एक बार कंफर्म कर लेना, आई थिंक श्री रवि को प्रोवाइड किया गया। हम बीजिंग फोरम की बात करें तो ये एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ये कंडक्ट करवाती है। ये फाउंड हुई थी 2012 में। इनका जो मेन बेस है वो बीजिंग चाइना में है एंड इनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिप्लोमैट्स, मिलिट्री स्कॉलर्स एंड पॉलिटिशियंस हैं। और इनका जो मेन आउटपुट आता है ये भी अलग है, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करते हैं। थोड़ा सा बस इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस में आफ्टर मैथ क्या हुआ, कि मतलब अब हमने देख लिया यहाँ पे, कल हमने एक डिस्कस किया था कि हमें कैसे कोल गैसिफिकेशन के ऊपर फोकस करना है, फिर हमें अलग अलग चीज़ें हमने देखी थी कि हमने क्रूड ऑयल को तो देख लिया है, लेकिन हमने आगे कैसे वर्क करना है। तो उसी के बेसिस पर अब इंडिया क्या क्या डेवलप कर रहा है। सबसे पहले हमें देखना है कि इंडिया जो है दैट इज़ 4th लार्जेस्ट रिफाइनर। किसके बाद? चाइना, यूएसए, रशिया के बाद इंडिया का नंबर आता है एज अ 4th लार्जेस्ट रिफाइनर। रिफाइनर करता क्या है? क्रूड ऑयल लेता है और उसको रिफाइन करता है टू मेक यूजेबल प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम एक्सेट्रा। ये हमें क्यों याद रखनी है? क्योंकि राजस्थान में अभी न्यू प्रोजेक्ट को हमने इनोग्रेट किया। नेक्स्ट बात करते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर। सेमीकंडक्टर के लिए हमने गुजरात में एक असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट बनाई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड गुजरात को हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर कैपिटल ऑफ इंडिया। इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? हम सेमीकंडक्टर की एग्जांपल्स में यूज़ कर सकते हैं कि नेशनल सेमीकंडक्टर जोन्स बना रहे हैं एंड गुजरात का रोल बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बोलते रहते हैं ना कि मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है, ड्रोन्स के साथ हो रहा है, टेक्नोलॉजी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि हमें फिर भी टैंक्स की ज़रूरत होगी जितना मर्जी मॉडर्न वॉरफेयर हो जाए। टैंक्स हमें क्यों चाहिए? फॉर फाइनल विक्ट्री, कंट्रोल ऑफ टेरिटरी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? टैंक्स की ज़रूरत है। इंडिया के कौन से इंपॉर्टेंट टैंक्स हैं जो आर्टिकल में डिस्कस हुए हैं? सबसे पहले है जोरावर लाइट टैंक फॉर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लाइट वेट है, सिर्फ 25 टन का है और साथ में माउंटेन्स रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए ये हेल्प करता है। और सेकंड बात करें तो हमारे पास T-72 एजेया में कितने टैंक्स आते हैं? 2400 से लेके 2500 टैंक्स आते हैं। थोड़ा सा ये ओल्ड हो चुका है, लेकिन हमारे पास देन बात करें T-90 बिशम, तो वहाँ पे हमारे पास 1200 टैंक्स आते हैं। ये यूनिट्स हैं और उनके अंदर टैंक्स हैं। कितने कितने टैंक्स हैं हमारे पास? ये हैं। इसमें से अगर कुछ याद रखना है तो जोरावर याद रखना है, और साथ में हम इसको पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं जब हमने बोलना है कि मॉडर्न वॉरफेयर हो रही है। जैसे मिसाइल वॉरफेयर की बात की थी हमने, मिसाइल वॉरफेयर हो रही है, लेकिन लास्ट में हम ये भी बता सकते हैं कि टैंक्स की फिर भी ज़रूरत है हमें। करते हैं रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज की। यहाँ पे इंडियन नेवी भी पार्टिसिपेट कर रही है, और कौन सा हमारे पास व्हीकल गया है? दैट इज़ P-81I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। अगर हम रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे पास ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, जो होस्ट कौन करता है? यूएस पैसिफिक फ्लीट। एंड फर्स्ट टाइम कब हुई थी? 1971 में। पहले ये एनुअल थी, अब ये 2 साल में एक बार होती है। इनिशियली ये सिर्फ 5 मेंबर्स थे, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लेकिन हमने धीरे धीरे देखा कि इसको उन्होंने एक्सपैंड किया। एंड अगर बात करें करंटली यहाँ पे 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसका एम क्या होगा? अगर यहाँ पे लिखा है पैसिफिक एक्सरसाइज तो क्या होगा? इंडो पैसिफिक के ऊपर। अब हमें ये भी पता चल गया कि ये नेवी की एक्सरसाइज है, तो क्या होगा? मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और नेवल कोऑपरेशन। तो हमने इसके बारे में याद क्या रखना है? कब ये इस्टेब्लिश हुई थी? एनुअल एक्सरसाइज थी पहले, लेकिन अब क्या है? पहले कितने मेंबर्स थे और अब एक्सपैंड हो चुकी है। और इंडिया पार्टिसिपेट करता है कि नहीं? तो येस, इंडिया पार्टिसिपेट्स। और अभी करंटली कहाँ हो रही है? हवाई में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आता है बटरफ्लाई स्पीशीज़ को लेकर। ये असम में कुछ सर्वे देखा गया। तो यहाँ पे हमें याद क्या करना है? हमने ना कुछ याद नहीं करना, बस ये आंखों से निकालनी है कि अगर आ गया कि ये वाली जो स्पीशीज़ हैं ये किसकी स्पीशीज़ हैं, तो हमें थोड़ा सा याद हो कि हमने ये पढ़ा था, जैसे कि स्विन होए फ्लैट। अब ये हमें ऐसे लगेगा शायद ये बर्ड भी हो सकती है, पर नहीं, ये बटरफ्लाई है। तो ये जो आर्टिकल में गिवन है इसको एक बारी ध्यान से देखो कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि बटरफ्लाई की भी कल्चरल सिग्निफिकेंस हो सकती है, जैसे कि लोकल ट्रेडिशंस एंड फोकलोर। नेक्स्ट बात करें तो बोडो कम्युनिटी का जो डांस है वो भी बटरफ्लाई से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं विमेन एंड स्पोर्ट्स की। तो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि हम फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहे हैं साउथ जोन में कायाकिंग कॉम्पिटिशन। अब ये करवा कौन रहा है? खेलो इंडिया के तहत हो रहा है, पावर्ड बाय अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग विमेन थ्रू एक्शन स्कीम। ये याद रख सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट में, विमेन इन स्पोर्ट्स में। और साथ में हमें इसमें याद रखना है कि ये फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ है? साउथ जोन में हुआ है। मतलब कि ये अलग अलग नॉर्थ जोन में पहले होता था, सेंट्रल जोन में होता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जो साउथ जोन में हुआ है। ये हुआ कहाँ पे है? गंभीरम गड्ढा रिजर्वायर इन विशाखापट्टनम। ये हमें याद रखना है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसमें से लोकेशन याद रखेंगे और विमेन इन सपोर्ट से याद रखेंगे कि हम क्या क्या इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं। ये स्कीम का नेम याद रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास दोबारा से टेलीग्राम के ऊपर आता है। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। अभी रिसेंटली हमने देखा वीक लॉन्ग बैन लगा
फिर सेकंड बात हमने देखी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया। एंड थर्ड बात हमने कल देखी जो व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर के ऊपर रो था। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? हम कर रहे हैं बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड्स, स्कैम्स चलते रहते हैं, तो गवर्नमेंट ये मेजर्स उठा रहे हैं। अब गवर्नमेंट एक्शन जो है ये किसने लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। उन्होंने टेलीग्राम को क्या बोला है? ये तो हो गया जो होना था, लेकिन टेलीग्राम को अब उन्होंने बोला है कि तुम लोग जो है वो डिटेक्ट नहीं कर रहे हो और रिमूव नहीं कर रहे हो पायरेटेड कंटेंट को। आपको भी पता है पायरेटेड कंटेंट के बारे में कितना ज़्यादा टेलीग्राम के ऊपर फैला हुआ है। इसको कर्ब करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने टेलीग्राम को बोला है विद इन 15 days टू रिस्पॉन्ड। ये हमने देख लिया रीज़न क्या है। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो किसके अंदर बोला है? अंडर IT रूल्स 2021 सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B में बोला गया दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंटेंट फ्रॉम कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, तो ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए। ये सब कुछ उन्होंने बोला कि इसके तहत गवर्नमेंट आपको नोटिस भेज सकती है। गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बोला है कि ऑटोमेटिक डिटेक्शन मैकेनिज्म्स को एम्प्लॉय करो। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, कॉपीराइट्स के लिए, प्राइवेसी के लिए, क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप्स उठाते हैं। और साथ में कॉपीराइट्स जैसे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है साइंस एंड टेक में, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स को बचाने के लिए ये वाला सेक्शन हमारे पास है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।